Hello everyone, welcome to Padlia. Today we are going to start new topic that is determinacy and indeterminacy. इस टॉपिक में आगे मूव करने से पहले हम लोग ये जानने लेते हैं कि भाई ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है और क्या क्या इसके पैरामीटर हैं जो आगे हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी का मतलब क्या है तो वो हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी का सीधा सा फंडा है कि भाई आपके पास में कोई भी बीम दे रखा है, फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये फिक्स बीम है, दो बीम दे रखी है। इन दोनों बीम को मुझे क्या करना है, डिजाइन करना है। सुनना ध्यान से, डिटर्मिनेसी और डिटर्मिनेसी का मतलब क्या है। मुझे इन दोनों बीम को डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई इस पे कितना शियर फोर्स आ रहा है और कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है और कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इन पे जो भी रिएक्शन आती है उन रिएक्शन का पता होना चाहिए, उन रिएक्शन का कितना वैल्यू होगा वो मुझे पता होना चाहिए। तो अगर मैं इन जनरल बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं इन जनरल बात करता हूं तो मेरे पास में इस वाले सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रहा है, इस वाले सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रहा है वो रिएक्शन आ जाएगा दैट इज आर ए, और यहां पे रिएक्शन आ जाएगा एच ए, और यहां पे रिएक्शन आ जाएगा आर बी। तीन रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। इस वाली बीम के लिए तीन रिएक्शन आ रहा है। ये कैसे आया वो भी हम बाद में देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है। मुझे इस बीम के लिए दिस सपोर्ट इज ए, दिस सपोर्ट इज बी, मुझे इस बीम के लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है, एसएफ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों का वैल्यू पता करना है ताकि मैं इस बीम को डिजाइन कर सकूं। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मेरे पास में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितनी है, 1, 2 और 3, 3 रिएक्शन जो है अननोन है। इन रिएक्शन का वैल्यू अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि होती है 3, अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए इन तीनों अननोन का वैल्यू अगर निकाल पा रहा हूं तब तो ये कहलाया जाएगा डिटर्मिनेट बीम। क्या कहलाया जाएगा, डिटर्मिनेट बीम। जो कि बीम है तो हम लोग इसको बीम के नाम से बोल सकते हैं, राइट। तो ये कहलाया जाएगा डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी अननोन रिएक्शन है अगर उसका वैल्यू आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए निकाल पा रहे हैं तो ये डिटर्मिनेट बीम कहलाया जाएगा। अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए नहीं निकाल पा रहे हैं तब ये क्या कहलाया जाएगा, इनडिटर्मिनेट बीम कहलाया जाएगा। तो जैसे मैं अगर इस फिक्स बीम के लिए बात करता हूं जनरल लोडिंग के रेस्पेक्ट में, मान लेते हैं कि भाई यहां पे रिएक्शन आ रहा है आर ए, यहां पे रिएक्शन आ रहा है दैट इज द आर बी, यहां पे आ रहा है दैट इज द एम बी, और यहां पे आ रहा है दैट इज द एम ए, एंड ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज द एच बी, एंड यहां पे रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द एच ए। तो यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए, नंबर ऑफ रिएक्शन यहां पे हो गए, नंबर ऑफ रिएक्शन यहां पे हो गए 6। इन 6 रिएक्शन का वैल्यू अगर आपको पता होगा तो आप बड़े आसानी से इस बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उनका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो मेरे पास में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितनी हो गई, 6 हो गई। इन 6 अननोन का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास में इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। तो क्या इन 3 इक्वेशन को यूज करते हुए तुम इन 6 अननोन का वैल्यू पता कर सकते हो? आंसर होगा नो, नहीं कर सकते ना भाई। अननोन कितने, 6 नंबर हैं, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। इट मींस तुम्हारे पास में टोटल 6 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन है, उसमें से 3 आपने इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए निकाल दी। बाकी कितनी बची, 3 रिएक्शन अभी ऐसा बचा हुआ है जिसका वैल्यू आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए नहीं निकाल पाए थे। इसका मतलब इस बीम के लिए अगर मुझे एसएफडी बीएमडी निकालना है तो मुझे 3 एडिशनल कंडीशन या 3 एडिशनल इक्वेशन की आवश्यकता होगी ताकि मैं इन तीनों का वैल्यू भी निकाल सकूं। तो जैसे मुझे इनका वैल्यू निकल जाएगा तो टोटल मुझे सारे रिएक्शन का वैल्यू पता लग गया और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेट कर सकता हूं। आर यू गेटिंग मी?
तो ये कहलाया जाता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और ये कहलाया जाता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। आ गया समझ में? तो डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी का मतलब सीधा सा इतना है कि भाई अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए, किसी भी सेंस में अगर आप यूज करते हुए नंबर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू अगर आप पता कर पा रहे हैं तब तो वो डिटरमिनेट कहलाया जाएगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब तो क्या कहलाया जाएगा? इनडिटरमिनेट कहलाया जाएगा। बेसिक फंडा इसका यही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं कि भाई डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है। अगर डिटरमिनेट है तब तो कोई इश्यू नहीं है, जो कि हम आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा था। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट हो जाता है तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने डिग्री से इनडिटरमिनेट है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन अब बची हुई हैं जिसका वैल्यू मैं नहीं निकाल पाया था, ताकि मुझे ये ध्यान में रहे कि मुझे इतना एक्स्ट्रा इक्वेशन के बारे में सोचना है। तो वो आइडिया देता है तुम्हें इनडिटरमिनेसी। एवरीवन क्लियर? तो आई होप डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी के बारे में सबको आइडिया लग गया कि हम क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहां से अगर हम देखें तो मुझे आगे बढ़ने से पहले, यानी कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या देखना होगा, मुझे ये देखना होगा कि भाई सपोर्ट रिएक्शन कितनी आती हैं। मुझे ये देखना होगा कि भाई सपोर्ट रिएक्शन जो है वो कितना आता है जब कोई सा भी लोड एक्ट करता है। तो आगे हम देखेंगे सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कितनी होती हैं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट हो जाएगा सपोर्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन, चलिए। सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से होता है तो वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम के अंदर भी थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देखा होगा जब आपने एसएफडी और बीएमडी बनाया होगा। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा है उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि भाई सपोर्ट क्या होता है, रिएक्शन कैसे आती है। ठीक है, और कोई सी भी रिएक्शन जो आ रही हो किस तरीके से आ रही है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया देख लेते हैं, ताकि जब हम आगे बढ़े इस टॉपिक के अंदर तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है ना? तो मैं इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया जो है वो दे देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा सबसे पहले बेसिक ऑफ सोम। जो हमें रिक्वायर्ड है उतना ही, जहां जहां सोम का जितना बेसिक रिक्वायरमेंट होगा वो सारा उसी जगह बताता रहूंगा, ताकि आपको नया टॉपिक जो मैं सिखाने वाला हूं वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेसिक ऑफ सोम के अंदर क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई हमारे पास में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास में दो चीजें होती हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 2D या 3D के अंदर। अब ये 2D क्या है, 3D क्या है, वो मैं आपको पहले यहां बता देता हूं। राइट, स्ट्रक्चर को हम लोग जो है 2D के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 3D के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2D का मतलब ये होता है, 2D का मतलब हो जाएगा प्लेन स्ट्रक्चर, और 3D का मतलब हो जाएगा स्पेस स्ट्रक्चर। अब ये है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हम देखते हैं। 2D का और 3D का मतलब क्या वो देखते हैं। राइट, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं जो आप लोग अच्छे से जानते हैं। दिस इज द वन, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ये एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्सिस के अगर हम देखें थोड़ा सा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये तुम्हारे पास में हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं, ये हमने इस प्लेन की बात करी है, इस वाले प्लेन की, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन।
और अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन, और ये हो गया तुम्हारे पास में एक्स वाई प्लेन, ये इस तरीके से है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में वाई जेड प्लेन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द वाई जेड प्लेन। आई होप इट इज क्लियर, इसमें तो कुछ इश्यू रहा नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया वाई जेड प्लेन, राइट। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पे दोस्तों एक बीम लिया है, यहां पे हमने एक बीम लिया जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ध्यान से देखना, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो भाई मेरे पास में एक बीम जो है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये हो जाएगा बीम ऐसे, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये आपके पास में कोई भी एक बीम दे रखा है, दिस इज द बीम, दिस इज द बीम, ओके। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये जो बीम है किस प्लेन के अंदर है, तो ये बीम है आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहां पे एक बीम बनाता हूं, ठीक ऐसे ही अगर मैं यहां पे एक बीम बनाता हूं, तो दिस बीम, ये जो बीम है वो तुम्हारे पास किस में होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज ये बीम हो जाएगा एक्स जेड प्लेन के अंदर, ये बीम हो जाएगा एक्स जेड प्लेन के अंदर, ये बीम हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं। ठीक ऐसे ही अगर मैं एक बीम को यहां शो कर देता हूं इस वाले प्लेन के अंदर, तो ये बीम हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें होगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा आपके पास वाई जेड प्लेन में एक बीम। आई होप ये क्लियर हो गया सबको, ये आपके पास में एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है, और ये एक्स जेड प्लेन के अंदर है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज द लोड, दिस इज द लोड, एंड हियर इट इज द लोड, ये आपके पास में इन बीम पे लोडिंग लग रहा है, ये क्या लग रहा है, दिस इज द लोडिंग। अब जब ये लोड लग रहा है तो भाई हमारे पास में तीन इक्वेशन होती हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कितना इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, और वो तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहती हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, एंड समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो। तो जहां तक मैं ये जानता हूं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो क्या है, और समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो क्या है, वो आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे। ठीक है, तो मैं उसका आइडिया भी दे देता हूं, क्या होता है समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो क्या होता है, तो वो भी हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ठीक है ना, तो वो भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सबसे पहला जो इक्वेशन है आपके पास वो हो जाएगा, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, तो ये हो जाएगा, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ऑल हॉरिजॉन्टल it is algebraic sum of all horizontal forces in x direction, in x direction it is algebraic sum of all horizontal forces in x direction must be zero। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि जितने भी x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसका कंसर्न क्या हुआ, इसका कंसर्न ये हुआ कि अगर आप कोई सा भी, जैसे सपोज करिए आपने कोई भी एक स्ट्रक्चर लिया, मान लीजिए आपने कोई सा भी एक स्ट्रक्चर लिया, लुक एट दिस, दिस इज द वन, हियर इट इज, ये कोई एक स्ट्रक्चर है, और यहां पे आपने कोई भी एक स्ट्रक्चर लिया, लुक एट दिस। तो दोस्तों अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो दिस इज द फिक्स, दिस इज द पोर्टल फ्रेम, एंड ये हो जाएगा आपके पास में, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो की बात करता हूं तो ये क्या होता है, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन,
मस्ट बी जीरो, यानी कि आपके पास में जो भी एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहा है उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। राइट तो मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया यहाँ पे, दैट इज द P1, यहाँ पे मैंने लगाया दैट इज द P2, और यहाँ पे मैंने लगाया दैट इज द P3, और यहाँ पे मैंने लगाया दैट इज द P4। कुछ फोर्सेस ऐसे लगाए और यहाँ पे मैंने फोर्सेस लगाया दैट इज द P। इसकी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ वो हो गया तुम्हारे पास में RA, और यहाँ पे नहीं, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर इसको हटा देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने फोर्स लगाया यहाँ पे दैट इज द P, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द रिएक्शन HA। अगर मैं दोस्तों इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, समेशन Fx इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास में इनका एल्जेब्रिक सम, ये दो फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इनका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, दैट इज HA, और ये हो जाएगा -P, दैट इज जीरो। यानी कि इन दोनों का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम का मतलब है साइन के साथ में, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी बॉडी पे जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है तो उसकी वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी जीरो, ये इसका मतलब है। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स। एवरीवन क्लियर? तो यहां पे हमने ये चीज लिखी। अगर मैं यहां की बात करता हूं दोस्तों, यहां की बात करूंगा तो यहां पे रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द HA, और यहां पे रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द HD। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे समेशन Fx इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, तो इसमें जो भी एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उसको प्लस लो, जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उसको माइनस लो। तो यहाँ पे ये P1 क्या लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो P1, ये P3 क्या लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये HA किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये तीनों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो -P2 -P4 -HD इक्वल टू जीरो। यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या रिएक्शन आ रही है उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब फोर्स जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली क्या बन गया, जीरो बन गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द समेशन Fx इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया सबको? ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे कि भी कौन सा रिएक्शन किसकी वजह से आ रहा है, तो वो हमें यहाँ क्लियरिटी जो देगा वो क्लियरिटी देगा ये वाला पार्ट जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट बेसिक का। नेक्स्ट हो जाएगा समेशन Fy इक्वल टू जीरो। समेशन Fy इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो डाउनवर्ड हैं चाहे वो वर्टिकल अपवर्ड हैं, इन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। राइट तो ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, all vertical forces must be zero, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब हम यहां पे अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज करिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहां पे। सो दिस इज द बीम, और यहां पे हम एक फ्रेम बना लेते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द वन। राइट तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये भाई यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई लोड लगाए P, उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन हुआ RA, यहाँ पे रिएक्शन हो गया दैट इज द RB। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे लोड लगाया दैट इज द P,
एंड P1 लगा दिया, यहाँ पे हमने P2 लगा दिया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा, तो वो रिएक्शन आ जाएगा दैट इज द RA और ये हो जाएगा RB। हम लोग ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन आ रही है उसका लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल होगा, मोमेंट होगा, वो सारा नहीं लिख रहे हैं, ओनली जो कंसर्न है हमारा उसी पॉइंट को लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं समेशन Fy इक्वल टू 0, तो समेशन Fy इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0। तो कितने वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, ये लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, ये दोनों लग रहे हैं वर्टिकल अपवर्ड। तो हम ये जानते हैं कि भाई जो जैसे हम लोग बेसिक से ये जानते हैं 9th-10th क्लास से कि ये आपके पास में होता है +x, ये होता है +y, ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का x। अगर कोई भी फोर्सेस का डायरेक्शन +y की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको प्लस लिखेंगे, और किसी भी फोर्स का डायरेक्शन अगर माइनस यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो RA और RB अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या रिएक्शन होगा इसका, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज RA प्लस RB माइनस P इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द एल्जेब्रिक सम, साइन के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो समेशन Fy इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RA प्लस RB माइनस P1 माइनस P2 दैट इज 0। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द मीन ऑफ द समेशन Fx और समेशन Fy। तो माइंड के अंदर क्या चीज रखना है कि जब हम समेशन Fx की बात करेंगे, समेशन Fx की बात करेंगे, तब आपके पास में स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं पे भी लोड लग रहा है, यहां कहीं पे भी लग रहा है, तो एज ए होल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, उसका इफेक्ट हमें कंसीडर करना होगा। ठीक उसी तरीके से जब हम समेशन Fy की बात करते हैं तो लोड कहीं पे भी लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। एवरीवन क्लियर? तो ये समेशन Fx और समेशन Fy हो गया। अब आते हैं समेशन mz इक्वल टू 0। mz इक्वल टू 0 ये क्या होता है, समेशन mz इक्वल टू 0 ये क्या होता है, तो mz इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, मैं आपको, हालांकि रिकॉर्डेड क्लास है बट फिर भी आप सोचिएगा, mz इक्वल टू 0 का मतलब मोमेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी 0 या एल्जेब्रिक सम ऑफ रोटेशन मस्ट बी 0। क्या होगा इसमें से, समेशन mz इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब जानने के लिए अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो सपोज करिए भाई हमारे पास में कोई भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कोई हमने एक सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट पे जब हम लोड लगाते हैं, तो वर्टिकल लोड मैंने अप्लाई किया दैट इज द PV। तो जैसे वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं क्या होगा, ये जो पार्ट है ये रोटेट होने की कोशिश करेगा, यानी कि ये थीटा देने की कोशिश करेगा, यस और नो, रोटेशन होगा ये। तो मुझे क्या करना है दोस्तों कि भाई फिक्स सपोर्ट में हम ये जानते हैं कि रोटेशन क्या रहता है, 0 रहता है। तो इस रोटेशन को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट m जो है अप्लाई कर रहे हैं, इस अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस मोमेंट, ये मोमेंट क्या करेगा, इस थीटा को यहाँ पे 0 बनाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो समेशन mz इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो मोमेंट लग रहा है उसके पीछे मकसद क्या है, ताकि थीटा को 0 कर सके, राइट। तो ये समेशन mz इक्वल टू 0 का मतलब होता है रोटेशन अबाउट z एक्सिस, रोटेशन अबाउट z एक्सिस मस्ट बी 0, रोटेशन अबाउट z एक्सिस मस्ट बी 0। अभी अबाउट z एक्सिस का क्या फंडा है और क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि रोटेशन अलोंग या अबाउट, ये क्या फंडा है, देखिए मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, हम लोग अभी बेसिक ऑफ सोम की बात कर रहे हैं, हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, बेसिक ऑफ सोम की बात कर रहे हैं।
क्योंकि स्ट्रक्चर जो है एडवांस पार्ट है सोम का, तो हम उसी को जान रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई अबाउट और अलोंग का कंसर्न क्या है और ये कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो माय डियर फ्रेंड, यहां पे आप थोड़ा सा कुछ ऐसे समझिए। सपोज करिए आपके पास में कोई भी एक बीम है, सपोज करिए कोई भी एक बीम है, दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन। मैं इसको 3D के अंदर शो कर रहा हूं, तो जरा समझने का समझ कोशिश करिएगा, राइट। तो दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द वन। ये कोई बीम सेक्शन है जो हॉरिजॉन्टल पार्ट में शो की गई है। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा अगर इसके बारे में देखूं तो मुझे क्या पता चलता है कि अगर इस बीम की लेंथ के अलोंग अगर कोई भी डायरेक्शन आप शो करोगे तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लेंथ की डायरेक्शन में अगर आप इसको शो करोगे तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाया जाएगा? ये डायरेक्शन कहलाया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसको मैं जरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के वर्टिकल परपेंडिकुलर जो होगा, इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के वर्टिकल परपेंडिकुलर जो होगा उस डायरेक्शन को बोला जाता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के वर्टिकल परपेंडिकुलर है। ये कौन सा परपेंडिकुलर है? दिस इज द वर्टिकल परपेंडिकुलर। तो ये कहलाया जाएगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो दोस्तों अगर मैं इसी ट्रांसवर्स डायरेक्शन को इसमें शो करूंगा इस बीम के अंदर, तो इस बीम में कहां शो होगा? सेंट्रोइडल एक्सिस पे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इस बीम के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो शो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। लुक एट दिस। तो ये जो लोड लग रहा है, ये जो हमने यहाँ पे लोड शो किया है, दैट इज ट्रांसवर्स लोड। अब इसका नेचर यूडीएल में आप लोग जानते हैं इसे, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। ये हो गया ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और देखें तो भाई इसमें क्या होगा, यहां पे अगर हम देखें तो अगर इसके हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कहलाती हैं, ये कहलाती हैं लेटरल डायरेक्शन। ये क्या कहलाती हैं? लेटरल डायरेक्शन। ये कहलाती हैं लेटरल डायरेक्शन। और ये भी जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर होती हैं। ये क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर। यानी कि ये तीनों जो एक्सिस होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेटरल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है सबको? तो ये तो आपने 100 में ऑलरेडी देख चुका है, राइट। कोई इश्यू नहीं होगा। अब क्या होगा कि भाई जब हम इसके अंदर, जब हम इसमें लोड को शो करते हैं तो हमने इसके अंदर क्या शो किया? दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड। अब इसके मैं हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लगाऊंगा तो इसको हम लेटरल लोड बोल सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जब इस पे ट्रांसवर्स लोड लगता है तो बीम क्या होती है? बेंट होती है। तो बेंट किसके अबाउट हो रही है और किसके अलोंग हो रही है और किधर हो रही है, इसको हम एकदम क्रिस्टल क्लियर जान लेते हैं ताकि हमेशा के लिए मैटर खत्म, ठीक है। तो अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पे हम ये जानते हैं कि भाई बेंडिंग का जो डायरेक्शन होता है, बेंडिंग का जो डायरेक्शन होता है, बेंडिंग का जो डायरेक्शन होता है वो दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। इस डायरेक्शन में एक्सिस को शो करते हैं, थंब की डायरेक्शन में एक्सिस को शो करते हैं और फिंगर की डायरेक्शन में बेंडिंग का इफेक्ट शो किया जाता है या लोडिंग का इफेक्ट शो किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस बीम की बात करता हूं, अगर मैं इस बीम की बात करता हूं दोस्तों,
तो इस बीम के लिए अगर मैं देखता हूं तो इस बीम में क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ये हमने यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास में कुछ ऐसे, ये वाई एक्सिस हो गया यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और ये है आपके पास में क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। यस और नो, एवरीवन क्लियर? चलो सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे अगर मैं इसको मैं एक्स डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं वाई डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मुझे अगर बेंडिंग का डायरेक्शन देखना है कि बेंडिंग किसके अबाउट हो रहा है, किसके अलोंग हो रहा है, तो वो सारी चीजें देखने, तो दोस्तों मैं जेड डायरेक्शन में थंब को, राइट हैंड थंब को शो करूंगा और फिंगर की डायरेक्शन में उसका इफेक्ट शो करूंगा। सुनना ध्यान से। तो अगर मैं ये बीम दे रहा हूं जिसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो इस ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से जेड डायरेक्शन में थंब को शो किया, और ये बीम जो है कुछ ऐसे बेंड करेगी, करेगी नहीं करेगी, हाँ या ना? तो अगर मैं इस बीम का बेंडिंग यहां मैं शो कर देता हूं, इस बीम का बेंडिंग का इफेक्ट अगर मैं दिखा रहा हूं तो ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो वो देख लेते हैं इसके अंदर, तो इसमें बेंडिंग का जो इफेक्ट आएगा वो आएगा कुछ ऐसे, इसमें बेंडिंग का जो इफेक्ट आएगा वो आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ ऐसे। और यहां पे अगर हम देखें तो इनिशियली ये जो बीम है आपका यहां पे था, इनिशियली ये जो बीम है वो यहां पे था, दैट इज इट वाज हियर, ये बीम यहां पे था, दिस इज द वन। ठीक है, ये बीम यहां पे था, और आपने क्या किया, जैसे ही इसके ऊपर लोड अप्लाई किया, जैसे ही आपने ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई किया, तो ये जो ट्रांसवर्स लोडिंग हुआ इसकी वजह से इस जेड एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट इन्होंने क्या किया, इसके अबाउट इन्होंने जो है वो, दिस इज द थंब एंड दिस इज द लोडिंग इफेक्ट, इसके अबाउट इसने क्या किया, रोटेट किया, हाँ या ना? दिस इज द वन। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये कहलाया जाता है डिफ्लेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। और ये कहलाया जाता है रोटेशन, ये हो जाएगा रोटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। और ये देते हैं इसको, इस वाले पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं mz के द्वारा। और ये mz, z क्यों लिखा, क्योंकि जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये क्यों लिखा हमने, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जब ट्रांसवर्स लोड लगता है तब बीम जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। लुक एट दिस, दिस इज द वन, ये जेड एक्सिस में थंब शो किया और फिंगर का इफेक्ट इधर शो करा, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट जो है वो क्या कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेशन दे रहा है, हाँ या ना? एवरीवन क्लियर? तो ये भी जो लिखा जाता है, ये भी जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है थीटा जेड, ये लिखा जाता है थीटा जेड, ये लिखा जाएगा थीटा जेड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भाई अबाउट का मतलब क्या है, आ गया समझ में? तो जब कभी भी आपको बेंडिंग का डायरेक्शन यानी कि उसका इफेक्ट अगर शो करना है तो आप कुछ इस तरीके से शो करेंगे। तो ये हो जाएगा mz, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज बेंडिंग मोमेंट, ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा दैट इज द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस मस्ट बी जीरो का मतलब ये हो गया कि भाई बीम जो है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस मस्ट बी जीरो का मतलब क्या हो गया, बीम जो है जब इसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लगता है तो ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से बीम अपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। या फिर ये बोले कि भाई जो जॉइंट दे रखा है वहां पे, जो भी यहां पे सपोर्ट दे रखा है वहां पे ये रोटेट नहीं करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब स्ट्रक्चर अपनी जगह स्टेबल है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ द लोड। एवरीवन क्लियर? कोई डाउट हो बताओ इसमें किसी को? चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, यहां से तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन का कंक्लूजन क्या निकला, एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उन सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। जब फोर्स का सम जब जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। समेशन Fy इक्वल टू जीरो का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं
उन सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम जीरो बन गया तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। समेशन mz इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस मस्ट बी जीरो, यानी कि रोटेशन जो है वो जीरो होना चाहिए, ना कि मोमेंट जीरो। मोमेंट जो लगा है वो रोटेशन को जीरो करने के लिए लगा है। ठीक है, सबको चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है दिमाग में दोस्तों कि सर ये अबाउट जेड एक्सिस हमेशा जेड एक्सिस रहेगा क्या? कभी एक्स एक्सिस भी हो सकता होगा, कभी वाई एक्सिस भी हो सकता होगा, कभी एक्स एक्सिस भी हो सकता है। क्या ये हमेशा एमजेड जो है ये जेड एक्सिस ही रहेगा या एक्स वाई भी हो सकता है? तो भाई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा जेड में ही रहें। तो कैसे हैं वो चीजें जानते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे इसमें शो कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। तो भाई अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि भी हमारे पास में कोई भी एक बीम है, कोई भी एक बीम है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो हम लोग बेसिक पार्ट ऑफ टोस यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी एक बीम दिया, कोई भी एक बीम दिया, दिस इज द बीम सेक्शन। मैं इसको बाय हैंड डायग्राम बना रहा हूं ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। दिस इज द वन, ये एक बीम सेक्शन है, दिस इज द बीम सेक्शन। इसको रेंट देते हैं। तो दिस इज द बीम सेक्शन। ये कोई एक बीम सेक्शन है, लुक एट दिस। दिस इज द बीम सेक्शन। और एक बीम हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बीम हम जो है कुछ ऐसे बना लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। एक बीम हम बना लेते हैं कुछ ऐसे, वर्टिकल डायरेक्शन में बना लेते हैं। लुक एट दिस। नहीं, इसको ऐसे नहीं, इससे बनाया, ऐसे बना लेते हैं। चलिए, तो यहां पे आपके पास में दो बीम शो कर रखी है। इन्हीं बीम के ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सिस को यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम शो करें तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ये हमने शो कर दिया। ठीक है, ये हमने अलग अलग शो कर दिया डायरेक्शन में, क्या इसका फंडा है। नाउ अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड। ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, चूंकि डायग्राम स्क्यू पोजीशन में तो हमने एक्सिस भी इस तरीके से शो किया है। ठीक है, अब जब हम दोस्तों इसके ऊपर जब हम इस पे ट्रांसवर्स लोडिंग लगाते हैं तो पहले मैं सेंट्रोइडल एक्सिस शो कर देता हूं, पहले मैं सेंट्रोइडल एक्सिस शो कर देता हूं। राइट, तो दिस इज द सेंट्रोइडल यानी कि सेंटर पे जो प्लेन है उसको हम बोल रहे हैं। और यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा। राइट, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई कर रहा हूं। तो दोस्तों मुझे तो ये बताओ सबसे पहले ये कौन सा लोडिंग है, सब लोग बताइए ये कौन सा लोडिंग लग रहा है। ध्यान से देखिए, ये ट्रांसवर्स लोडिंग है या लेटरल लोडिंग है। तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर हम थोड़ा सा जाने तो ये कौन सा लोडिंग हो गया, दिस इज द ट्रांसवर्स लोडिंग। कौन सा लोडिंग हो गया, ट्रांसवर्स लोडिंग। तो इस ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से, इस ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से जो बीम है आपके पास में वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, एम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी।
किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, mz एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। और इसका जो शेप बनेगा, इसका जो शेप बनेगा वो शेप बनेगा कुछ इस तरीके से। इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस, लुक एट दिस, हियर इट इज, दिस इज द वन। तो ये इसने रोटेशन जो दिया था वो रोटेशन दिया था कुछ इस डायरेक्शन में, और ये जो रोटेशन बना था वो हो जाएगा कुछ ऐसे। दिस इज कॉल्ड mz। और इनिशियली जो ये बीम था, इनिशियली जो ये बीम था वो बीम कहाँ पे था, इनिशियली जो बीम था वो यहाँ पे था, इस जगह, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कौन सा वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। अब इसको मैं नाम दे देता हूं वर्टिकल डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि यहां पे अलग होगा, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट जेड एक्सिस, ये क्या हो गया अबाउट जेड एक्सिस। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो हम लोग जो इस पे लोड अप्लाई कर रहे हैं वो लोड अप्लाई कर रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम जो लोड अप्लाई कर रहे हैं किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमारे जो लोड अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। अब नाउ लुक एट दिस, ये वाई डायरेक्शन है आपके पास, ये वाई डायरेक्शन है, और इस वाई डायरेक्शन में हमने क्या करा, थंब को शो करा, थंब को शो करा। तो थंब को शो करने के बाद में ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में लग रहा, तो थंब मैंने वाई डायरेक्शन में शो किया, तो ये क्या करेगा, इस बीम को कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा अंदर की साइड, करेगा नहीं करेगा, हाँ या ना। तो भाई मैंने वाई डायरेक्शन में इसको इधर चलो वाई डायरेक्शन में ये थंब को ये शो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊंगा दोस्तों, डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा कुछ ऐसे। इनिशियली ये जो बीम था आपके पास वो बीम था यहां पे, हियर इट वाज, दिस इज द वन। और इसमें जो अब पार्ट ये है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, ये कहलाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। और इसने जो रोटेशन दिया है दोस्तों, इसने जो रोटेशन दिया है वो रोटेशन कैसे दिया है, इसने जो रोटेशन दिया है वो रोटेशन दिया अबाउट वाई एक्सिस, ये हो जाएगा my। क्लियर हो गया सबको। तो जैसे आप इस पे लोड लगाओगे तो लोड लगाने से बीम क्या करेगी, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर इसी चीज को थोड़ा सा और अगर आप प्रैक्टिकली अगर देखना चाहें तो लुक एट दिस, ये आपके पास में कोई भी एक पेपर है, इसको बीम मान लीजिए, दिस इज द जेड एक्सिस। तो जब आप इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो ये बीम ऐसे बेंड कर रहा है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, पहले ये बीम यहां पे था, जैसे आपने लोड लगाया इस तरीके से बेंड हो गई। जब आप इस बीम को कुछ इस डायरेक्शन में शो करते हैं, जब आप इस बीम को कुछ इस डायरेक्शन में शो करते हैं तब ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन, और लोड जो लग रहा है वो इधर की साइड लग रहा है, लुक एट दिस। तो जैसे लोड इधर की साइड लगेगा तो ये बीम क्या करेगी, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, जो कि हमने डायग्राम बना रखा है। तो ये कहलाया जाता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। आ गया समझ में। तो दिस इज अबाउट वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज अबाउट, ये हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। क्लियर है, आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे जब मैं थीटा लिखूंगा ना तो ये हो जाएगा थीटा वाई, और यहां पे हम लोग जो थीटा लिख रहे हैं वो हो जाएगा थीटा जेड। सबको फंडा क्लियर हो गया। तो ये वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है तो एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, हाँ या ना। चलो, तो अब यहां पे जो है, आई होप कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन सबको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जब आप फ्रेम पढ़ेंगे या उसके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो 2D और 3D दोनों ही आपके सिलेबस में है, और उन दोनों के प्रॉब्लम को अगर आपको क्विकली बनाना है, क्वेश्चन देखते ही, डायग्राम देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि किस डायरेक्शन में किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, किसके अलोंग कर रहा है। तो उन सबको जानने के लिए, उन सबको क्विकली सोल्व करने के लिए आपको इसका क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। आ गया समझ में। चलिए, तो दिस इज द वन, तो यहां पे ये हो जाएगा थीटा जेड मस्ट बी 0।
चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम अगर देखें तो अब यहां पे मेरे पास में किसी भी स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हम लोग तीन प्लेन ले रहे हैं। पहला हो गया एक्स वाई प्लेन, यानी कि जो भी इफेक्ट हो रहा है वो इसमें होगा। ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन, और ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। अब इसका मतलब क्या है सर, 2D 3D का ये मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी हम एक्स वाई प्लेन लिखते हैं या एक्स जेड प्लेन लिखते हैं या वाई जेड प्लेन लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आप लोड अप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो जब लोड अप्लाई कर रहे हैं तो लोडिंग एंड लोडिंग का जो इफेक्ट होता है वो सारा का सारा उसी प्लेन में आ रहा है। आर यू गेटिंग में? यानी कि आपने लोड अप्लाई किया यहां पे पी लोड, फॉर एग्जांपल यहां पे आपने लोड अप्लाई किया, दैट इज द पी। तो जब आप लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये लोड भी एक्स वाई प्लेन में है। इस लोडिंग की वजह से यहां पे जो रिएक्शन आएगी आर ए एंड आर बी, जो रिएक्शन आएगी ये रिएक्शन भी एक्स वाई प्लेन में होगी। यहां पे जो रिएक्शन आएगी वो भी एक्स वाई प्लेन में होगी। इस लोडिंग की वजह से जब इसके अंदर जब इसमें बेंडिंग आएगा तो वो भी इसी प्लेन में हो रहा है। शियरिंग फोर्स आ रहा है वो भी इसी प्लेन में हो रहा है। डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो इसी भी प्लेन में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोडिंग एंड इट्स इफेक्ट जो है वो सारा का सारा उसी प्लेन में हो रहा है, आउट ऑफ प्लेन कुछ नहीं जा रहा। आगे समझ में? तो ये हम लोग जब हम ये सारी बातें करते हैं तो हमारे पास में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? 2D स्ट्रक्चर। यानी कि लोडिंग एंड इट्स इफेक्ट जो है वो सारा का सारा किसमें? एक ही प्लेन के अंदर है, तो ये कहलाता है 2D। अगर आप रियल बिहेवियर देखते हैं तब इसका मतलब ये हुआ कि रियल बिहेवियर में तीनों डायमेंशन को शो किया जाता है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तब वो रियल बिहेवियर यानी कि स्पेस बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, चलो तो अब यहां पे देखें हम लोग क्या होगा। तो इस लोडिंग की वजह से ये हुआ सारी चीजें। अब हम ये जानते हैं कि भाई यहां पे देखो ये जो आर ए और आर बी बना कुछ ऐसे हो गया। इसमें अगर हम लिखेंगे, इसमें अगर हम देखें दोस्तों, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो एक्सिस है, ये जो बीम है वो किसके अबाउट रोटेट होगी? ये रोटेट होगी एम जेड के अबाउट, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। देखो इधर ये जो भी हमने देखा था, लुक एट दिस। अगर लोडिंग एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, तो ये जो बीम है वो किसके अबाउट रोटेट कर रही है? जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। कर रही नहीं कर रही है? तो यहां पे अगर हम शो करें दोस्तों, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो भी बीम है वो किसके अबाउट रोटेट करेगा? वो रोटेट करेगा जेड एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, जिस भी प्लेन के अंदर है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ऐसे समझ लो। तो अगर मैं वाईजेड प्लेन की बात करता हूं तो ये जो बीम है वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी? एम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। भाई इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस तो यही है। अगर मैं इस बीम के लिए बात करता हूं तो ये जो बीम है वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी? ये रोटेट करेगी आपके पास, दिस इज द वन एम वाई प्लेन के अबाउट। एवरीवन क्लियर? कोई समस्या नहीं होगी किसी को भी, हाँ या ना? तो ये कहलाता है एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन, जिसको हम लोग जो है 2D के अंदर बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, अगर मैं ओनली एक्स वाई ले रहा हूं तो एक्स वाई प्लेन 2D हो गया। अगर मैं वाई जेड प्लेन को लेके बात कर रहा हूं तो ये 2D प्लेन हो गया, और अगर मैं इसको लेके बात कर रहा हूं तो ये 2D प्लेन हो गया। यानी कि आप इन तीनों प्लेन में से किसी एक प्लेन को लेके बात करेंगे तो वो कहलाता है 2D प्लेन। और ये हम लोगों ने यहां पे बेसिक ऑफ सॉम के अंदर पहला जो स्टेटमेंट लिखा था, दैट इज कॉल्ड 2D यानी कि प्लेन स्ट्रक्चर। तो माय डियर फ्रेंड, प्लेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है लोड एंड इट्स इफेक्ट is consider in one plane only
अब ये वन प्लेन एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है और एक्स जेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। जनरली हम लोग एक्स वाई प्लेन लेते हैं, जनरली हम लोग वर्टिकल एक्स वाई वाला लेके बात करते हैं। एवरीवन क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द 2D प्लेन को लेके। 3D का मतलब क्या है? 3D का मतलब क्या है? अगर मैं 3D की बात करता हूं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी बीम पे जब लोड लगता है, तो लोड लगने से किसी भी बीम पे ले लो या स्ट्रक्चर पे ले लो, तो आप उसका इफेक्ट तीनों डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एज वेल एज इन जेड डायरेक्शन। तो यह कहलाता है 3D बिहेवियर, यह कहलाता है 3D बिहेवियर। तो 3D बिहेवियर को अगर हम थोड़ा सा यहां पे जाने तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास में, सपोज करिए दिस इज द वन, ये एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड इट इज द जेड एक्सिस। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, लुक एट दिस। सो दिस इज द वन। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये सारा हटा देते हैं। तो ये कोई एक स्ट्रक्चर है, अगर मुझे इसको एनालिसिस करना है, अगर मुझे इसको एनालिसिस करना है तो किस तरीके से किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में, this is the y axis, this is the x axis and it is the z axis, it is the z axis। I hope it is, इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को भी, x y और z, ठीक है। ये हमने तीनों डायरेक्शन में शो कर दिया। नाउ माय डियर फ्रेंड, जब मैं इस वाले, जब मैं इसके अंदर बात कर रहा हूं, देखो जब मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए ये कौन सा प्लेन है। जब मैं ओनली इस टॉप सरफेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मुझे एक चीज बताइए, ये कौन सा पार्ट है, एक्स वाई प्लेन वाला पार्ट है, या एक्स वाई प्लेन का पार्ट है, वाई जेड का है, या फिर एक्स जेड का है। ध्यान से देखिए, अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा तो फिर यहां से, कहां गया, यहां, इसमें देखिए, इसमें देखिए कौन सा पार्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स जेड होगा, अगर वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये होगा, और अगर इस वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये होगा। तो नाउ टेल मी, जो है यहां पे देखिए, हाँ, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये हो गया आपके पास एक्स जेड प्लेन। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं इस वाले प्लेन की बात करता हूं, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया आपके पास में दिस वन, हाँ या ना। तो ये प्लेन हो गया दिस वन। और अगर मैं दोस्तों इस वाले प्लेन की बात करता हूं, अगर मैं इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, तो ये प्लेन हो जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लेन। इट मीन्स जब मैं इसके ऊपर लोड अप्लाई करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब मान लीजिए मैंने यहां पे कोई भी पी लोड अप्लाई किया, तो इस पी लोडिंग की वजह से मुझे एक्स वाई प्लेन में भी देखना है, सॉरी मुझे एक्स वाई प्लेन में भी देखना है, और एक्स जेड प्लेन में भी देखना है, और वाई जेड प्लेन में भी इसका इफेक्ट देखना है। तो ये कहलाता है 3D और स्पेस स्ट्रक्चर, तीनों डायरेक्शन में आपको इसका इफेक्ट देखना होगा। क्लियर हो गया सबको? तो बेसिक ऑफ सोम की अगर हम बात करें, तो बेसिक ऑफ सोम के अंदर पहला जो पार्ट आता है वो आता है 2D और 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है, वो आप लोगों ने यहां पे इसके अंदर क्लियरली जो है वो देख लिया होगा। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें किसी को, एनीवन? ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज द वन। अब यहां पे हम बात करेंगे, अब हम यहां पे बात करेंगे किस चीज को लेके, कि भाई हमें जो है एसएफडी बीएमडी बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए, सपोर्ट रिएक्शन चाहिए। सिंपली सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आता है, और फिक्स पे कितना आता है, हिंज पे कितना आता है, रोलर पे कितना आता है, वो सारा क्या क्या है।
तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसमें देखने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड सपोर्ट रिएक्शन। क्या होगा? सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन 2D स्ट्रक्चर में क्या है और 3D स्ट्रक्चर में क्या है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।